हाय फ्रेंड्स, निशिदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसका एक कलेक्शन है, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसमें जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं, आएंगे भी, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 नगर को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, वो नगर कौन कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। सिंधु सभ्यता में प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 नगर को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। वे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। ठीक है। दूसरा है, वृहत स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने स्नानागार की खोज की। तो इसमें क्या है कि जो वृहत स्नानागार था उसके उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ी का निर्माण किया गया था, और इसका खोज किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में और आएगा भी। अगला है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत केवल कालीबंगा से ही नक्काशीदार ईंटों के प्रयुक्त होने के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कालीबंगा से क्या मिला है? तो नक्काशीदार ईंटों के प्रयुक्त होने का प्रमाण मिला है। ठीक है। अगला है 5वां नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो अन्नागार थी। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह मिला, जिसके कारण हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ के लोग सूर्य उपासना करते थे। अगला है, गुजरात में स्थित रंगपुर और रोजड़ी सिंधु सभ्यता की उत्तरोत्तर की अवस्था का नेतृत्व करते हैं। गुजरात में स्थित रंगपुर और रोजड़ी सिंधु सभ्यता की उत्तरोत्तर की अवस्था का नेतृत्व करते हैं। अगला है, बनवाली एवं कालीबंगा में सिंधु संस्कृति की दो अवस्था हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। बनवाली और कहाँ? कालीबंगा में सिंधु संस्कृति की दो अवस्था हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात था तो 4 लंबाई 2 चौड़ाई और ऊंचाई 1, 4:2:1 के अनुपात में था। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात जो है 4:2:1 के अनुपात में था। ठीक है। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को है। पूछा जाता है कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसको है? तो हड़प्पा वासियों को है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिले हैं। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियों एवं सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिले हैं। कहाँ से घोड़े की अस्थि का अवशेष मिले हैं? तो सुरकोटदा से। दांत कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। ये भी आता है एग्जाम में। जुते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य प्राक सिंधुकालीन पुरास्थल कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। जूते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य प्राक सिंधुकालीन पुरास्थल कालीबंगा से मिला है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। सिंधु समोहरों में एक श्रृंगी सांड के उत्कीर्ण चित्र सर्वाधिक मिले हैं। ठीक है, उनके मोहरों पर क्या बना होता था? तो एक श्रृंगी सांड। 15 नंबर है, हड़प्पा कालीन पुरास्थलों में कालीबंगा एवं लोथल से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिला है हवन का साक्ष्य? तो कालीबंगा एवं लोथल से। ठीक है। नेक्स्ट है,
मेलुहा सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम था। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम था। कुछ नवीन हड़प्पा कालीन पुरास्थल खर्ची, कुंतासी एवं धौलावीरा है। कुछ जो नवीन हड़प्पा कालीन जो पुरास्थल है वो है खर्ची, कुंतासी एवं धौलावीरा। सिंधु घाटी सिंधुवासी बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। किसको शक्ति का प्रतीक मानते थे? बैल को। और पशुपति महादेव की पूजा करते थे। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति महादेव की। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि किसकी पूजा करते थे। अगला है ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियूपिया। ऋग्वेद में राजा को गोपजन से प्रजा का रक्षक एवं पुरामभेता नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में राजा को क्या कहा गया है? गोपजन से प्रजा का रक्षक जिसको बोलते हैं, पूरा रामभेता जिसको नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में बलिहूत बलि देने वाला शब्द का प्रयोग राजा के प्रति निष्ठा प्रदर्शन करने के लिए किया गया है। ऋग्वेद में जो है बलिहूत बलि देने वाला शब्द का प्रयोग राजा के प्रति निष्ठा प्रदर्शन के लिए किया गया है। अगला है उपास्थि एवं इभ्य राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन थी? तो सिंधु थी। अगला है ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। कौन महत्वपूर्ण देवता थे? तो इंद्र थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला है ऋग्वेद में मछली तथा नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार एवं 20 शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? 275 बार एवं 20 शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा था? तो ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इन लोग का जो है प्रशासन तंत्र कैसा था? ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन तंत्र राजतंत्रात्मक था। कैसा था? राजतंत्रात्मक था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईरानी भाषा के ग्रंथ अवेस्ता या जेदा अवेस्ता भी बोलते हैं की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है। पूछता है कि जिंदा अवेस्ता की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो ऋग्वेद से की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य भारत में सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक कालीन महिलाएं सभा एवं विदध में भाग लेती थीं। पूर्व वैदिक कालीन महिलाएं जो है सभा एवं विदध में भाग लेती थीं। ऋग्वेद में एकमात्र धातु अयस का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चमार, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। अगला है ऋग्वैदिक काल में सैनिक कार्य का संचालन बात, गढ़, ग्राम एवं सर्प जैसी कबालिया इकाइयाँ करती थीं। ऋग्वैदिक काल में सैनिक कार्य कौन कौन संचालन करता था? बात, गढ़, ग्राम, सर्प। ठीक है, ये सब इकाइयाँ करती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा जमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा जमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण फसल, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण फसल जौ जिसको बोलते हैं एवं गेहूं थे। जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में मिलता है। कि पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, आदमी कर्म के अनुसार ही जाना जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो धीरे धीरे जो जिस व्यवसाय में लगा था उसका एक नाम जाति बना दिया गया।
तो जाति, गोत्र और आश्रम व्यवस्था सब उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। अगला है उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां थी। कौन? चित्रकूट, कैज और मैनाक। ठीक है, ये चित्रकूट है। उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां थे चित्रकूट, कैज और मैनाक। अगला है उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति, जिसको ब्रह्मा बोलते, के अतिरिक्त विष्णु एवं शिव भी महत्वपूर्ण थे। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता। ठीक है, हम ऋग वैदिक का बात करते हैं जिसमें पशुपति वगैरह थे सिंधु में, और ऋग्वेद में इंद्र हो गए। और ये उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा के अतिरिक्त विष्णु एवं शिव भी महत्वपूर्ण थे। सर्वप्रथम जपालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम चारों आश्रम का वर्णन कहाँ मिलता है, तो जपालो उपनिषद में मिलता है। गृहस्थ होता है, ये वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, और क्या होता है, संन्यास। पूर्व पुरुषों की पूजा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो हमारे पूर्वज हैं पूजे जाते हैं, उनका प्रचलन कब से हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। जनपदों की उत्पत्ति के विषय में उत्तर वैदिक काल में ही जानकारी मिलती है। जनपदों की उत्पत्ति के विषय में उत्तर वैदिक काल में ही जानकारी मिलती है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। अगला है उत्तर वैदिक काल में टंडुल एवं व्रीहि धान के लिए इच्छु शब्द ईख के लिए प्रयुक्त होता था। उत्तर वैदिक काल में टंडुल, व्रीहि धान के लिए, इच्छु ईख के लिए प्रयुक्त होता था। शतपथ ब्राह्मण में अनेक उत्तर वैदिक कालीन विदुषी कन्याओं कौन कौन? गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। कौन कौन थी विदुषी? विदुषी विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप है उसको बोलते हैं, तो गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की सभी क्रियाओं जैसे कर्षण, वपन, लूनन एवं मिरनन का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की सभी क्रियाओं कर्षण, वपन, लूनन एवं मृगन का उल्लेख मिलता है। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने का उल्लेख काठक संहिता से मिलता है। यजुर्वेद में हिरण्यस, जिसको सोना बोलते हैं, त्रपु, जिसको टीन बोलते हैं, सीसा, अयस, लौह आदि का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। अथर्ववेद में सामूहिक वाद विवाद के स्थल को क्या कहा जाता था? नरिष्ठा। अथर्ववेद में सामूहिक वाद विवाद के स्थल को क्या कहा जाता था? नरिष्ठा। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन थी? चावल और गेहूं। उत्तर वैदिक काल में लाल रंग के मृद भांड सर्वाधिक प्रचलन में थे। कैसे? तो लाल रंग के मृद भांड। पंचाल उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों में से एक था। पंचाल जो था उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों में से एक था। अगला है बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो किस भाषा में किया गया? तो पाली भाषा में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के अष्टांग मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उपयोग स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। पूछेगा कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? तो सूत पिटक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अधिधम पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अधिधम पिटक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ सर्वास्तिवाद की स्थापना राहुल भद्र ने की। थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ सर्वास्तिवाद की स्थापना किसने की? तो राहुल भद्र ने की। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ।
बुद्ध को उनके 3 नामों बुद्ध, तथागत एवं शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को उनके 3 नामों बुद्ध, तथागत एवं शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से त्रिपिटक हैं? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? श्रीरंगपत्तनम या मृगदाव या सारनाथ? ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश श्रीपत्तनम, जिसको कि सारनाथ या मृगदाव भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध जो है अनात्मवादी थे, पर पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, वो आत्मा में विश्वास नहीं करते पर पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। अनुशासन बौद्ध धर्म संघ में लाए गए प्रस्ताव के पाठ को कहा जाता था। अनुशासन बौद्ध संघ में लाए गए प्रस्ताव के पाठ को कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, कौन कौन? बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन थे? बुद्ध, संघ और धर्म। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन एवं विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, वीवीआई जितना वीवी कर देना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शून्यवाद के शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। कौन? शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। और विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ। ठीक है, वेलुवन एवं जेतवन वह स्थान थे जहां महात्मा बुद्ध वर्षा काल में निवास करते थे। तो महात्मा बुद्ध जो है वर्षा काल में कहाँ निवास करते थे? तो वेलुवन एवं चेतवन में। ठीक है, बुद्ध के नजदीकी शिष्यों में आनंद, उपाली, शारिपुत्र, मोगलियायन एवं देवदत्त थे। बुद्ध के नजदीकी शिष्यों में आनंद, उपाली, शारिपुत्र, मोगलायन एवं देवदत्त थे। बुद्ध के अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। ये भी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कमल एवं साड़ बुद्ध के जन्म का, कमल एवं साड़ बुद्ध के जन्म का पूछता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ा गृह त्याग का, घोड़ा जो है गृह त्याग का। और पीपल ज्ञान का। और पदचिन्ह निर्वाण का। और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप क्या है? मृत्यु का प्रतीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, गृहपति एवं गृहपत्नी जो भागवत धर्म का अनुसरण करते हैं भागवती एवं भागवतम कहे जाते थे। गृहपति एवं गृहपत्नी जो भागवत धर्म का अनुसरण करते थे उनको भागवती एवं भागवतम कहे जाते थे। भागवत धर्म का प्रथम विदेशी उपासक यूनानी दूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस था। कौन था? हेलियोडोरस, जो भागवत धर्म का उपासक था। कृष्ण वृषण कबीले से संबंधित है। कृष्ण जो है वृषण कबीले से संबंधित थे। कृष्ण का वासुदेव नाम पाणिनि के समय से मिलता है। कृष्ण का वासुदेव नाम पाणिनि के समय से मिलता है। अशोक के राज्य के सीमावर्ती राज्य थे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, पवनराज। अशोक के राज्य के सीमावर्ती राज्य थे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी और पवनराज। अगला है, अशोक ने जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया। अशोक ने जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछता है कि अशोक ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो पाली भाषा का। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष से लेकर 10वें वर्ष तक के बीच बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से लेकर 10वें वर्ष के बीच बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक के बौद्ध धर्म प्रचारकों ने इस धर्म को मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा और थाईलैंड एवं कम्बोडिया में पहुंचाया। अशोक के बौद्ध धर्म प्रचारकों ने इस धर्म को मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड एवं कम्बोडिया में पहुंचाया। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली
अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली एवं राष्ट्रीय लिपि के रूप में किसको अपनाया? ब्राह्मणी को। किसको अपनाया? ब्राह्मणी को। सांची, सारनाथ एवं कौशाम्बी स्तंभ लेखों में अशोक के उन आदेशों का उल्लेख है जिनमें वे महामात्रों को संघ भेद रोकने की आज्ञा देते हैं। सांची, सारनाथ एवं कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है वो अशोक जो है उन आदेशों का उल्लेख है उसमें अशोक के जिनमें वो महामात्रों को संघ भेद रोकने की आज्ञा देते हैं। अगला है रानी के स्तंभ लेख, जिसको कि कौशाम्बी का अभिलेख भी बोलते हैं। रानी के स्तंभ लेख को कौशाम्बी का स्तंभ लेख भी बोलते हैं। में अशोक की पत्नी जो करुवाकी थी उनके द्वारा किए गए दान का वर्णन है। अशोक की पत्नी कौन थी? करुवाकी। ठीक है। अशोक के एरनगुंडी अभिलेख में ब्राह्मणी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी गई है। अशोक की जो एरनगुंडी अभिलेख में जो ब्राह्मणी लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी गई है। अशोक के महास्थान लेख से अन्न भंडार के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक के महास्थान लेख से अन्न भंडार के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक के एकाश्म स्तंभों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? सारनाथ का शीश स्तंभ। अशोक के एकाश्मक स्तंभों का सबसे अच्छा उदाहरण सारनाथ का सिंह स्तंभ है। शंख जो कि कहाँ है? ये बनारस के पास है। संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है। जो संकिसा स्तंभ है उसके शीर्ष पर हाथी बना हुआ है। रुद्रमदेई का स्तंभ जो है सबसे छोटा है। पूछता है कि सबसे छोटा स्तंभ कौन था? स्तंभ लेख कौन था? तो रुद्रमदेई का था। केवल 21 फुट ऊंचा है। इसके शीर्ष पर घोड़ा बना हुआ है। क्या बना है? इसके शीर्ष पर घोड़ा बना है। रामपुरवा स्तंभ के लेख युक्त शीर्ष पर सिंह बना है। रामपुरवा में क्या बना है? उसके शीर्ष पर तो सिंह बना है। ये बिहार में ही है। रामपुरवा स्तंभ के लेख विहीन जो लेख युक्त है उसमें सिंह बना है। जो लेख विहीन है वो वृषभ, बैल जिसको बोलते हैं। इसे याद रख लीजिए कि बैल को कुछ तो आएगा नहीं, तो लेख विहीन है ये। नेक्स्ट है 1937 में अशोक के लेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिशप ने पढ़ा। 1937 में अशोक के लेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिशप ने पढ़ा। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1937 में अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिशप ने पढ़ा। 1950 में टी फैंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1750 में सबसे पहले जो है अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया? तो टी फैंथलर ने लगाया था 1750 ईस्वी में। अशोक के 2 लिपियों के शिलालेख ग्रीक प्लस अरमाइक से बने हैं। जो सारे कुना वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गंधार से। अशोक के 2 लिपियों के शिलालेख ग्रीक प्लस अरमाइक मिले हुए हैं। उसमें सारे कुना जिसका नाम है गंधार से प्राप्त हुए हैं। ब्राभो शिलालेख वैराट पर्वत की चोटी पर स्थित एक शिलाखंड पर अंकित है। यहीं से अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उल्लेख मिलता है। ब्राभो शिलालेख से जो है अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उल्लेख मिलता है। प्रवहन एक प्रकार का सामूहिक समारोह था। प्रवहन क्या था? एक प्रकार का सामूहिक समारोह था। अगला है रंगोपजीवी या रंगोपजीनी क्रमशः पुरुष कलाकार एवं स्त्री कलाकार को कहा जाता था। रंगोपजीवी पुरुष कलाकार को, रंगोपजीनी स्त्री कलाकार को कहा जाता था। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को क्या कहा गया है? आर्य कहा गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत ब्राह्मण समाज का उदय हुआ। मौर्य के बाद किसका उदय हुआ? ब्राह्मण समाज का। इस साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख शासक वंश थे शुंग, कणव, आंध्र, सतवाहन, वाकाटक। मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग, कणव, आंध्र, सतवाहन और वाकाटक। ठीक है। गुजरा एवं मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। गुजरा एवं मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अभिलेख मिलता है। बाकी जो अभिलेख है उसका नाम अशोका के नाम क्या मिलता है? देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी। ठीक है। शेष में अशोक का नाम देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी। ऐसी स्त्रियां जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, कौटिल्य ने अनिष्कासनी कहा है। ऐसी स्त्री जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, कौटिल्य ने उसे क्या कहा है? अनिष्कासनी कहा। मौर्यकालीन पुलिस को रक्षिण कहा गया है। मौर्यकालीन पुलिस को रक्षिण कहा गया है।
मौर्य काल में पहली बार दासों को कृषि कार्य में संलग्न किया गया। मौर्य काल में पहली बार दासों को कृषि कार्य में संलग्न किया गया। उपदा परीक्षण द्वारा राजा मंत्रियों एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व उनका चारित्रिक परीक्षण करता था। उपदा परीक्षण क्या था? तो इसके द्वारा जो है राजा मंत्रियों एवं पुरोहितों की नियुक्ति के लिए पूर्व उनका चारित्रिक परीक्षण करता था। ठीक है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को चाणक्य ने प्रतिपादित किया था। राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है उसको चाणक्य ने प्रतिपादित किया था। अगला है, भारतीय ग्रंथों में बैक्ट्रियन को क्या कहा गया है? यवन। बैक्ट्रियन को यवन, पार्थियन को पल्लव और सिथियन को शक और यूची जाति को कुषाण। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। भारतीय यूनानी शासक मेनांडर ने बौद्ध धर्म हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया। मेनांडर ने बौद्ध धर्म और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म। भारतीय यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, उन पर लेख उत्कीर्ण करवाए। भारतीय यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, उन पे लेख उत्कीर्ण करवाए थे। अगला है यवनिका। संस्कृत के नाटकों में ये पर्दा होगा। ठीक है। पर्दा के लिए प्रयुक्त होने वाला यूनानी शब्द है। यवनिका क्या है? नाटक जो होता है ना, पर्दा जो पर्दे पे दिखाया जाता है उसका है ये। ठीक है। पहला ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस पहलवा शासक गोदो फर्निस के समय भारत आया था। पहली ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके समय भारत आया था? तो पहला शासक गोदो फर्निस के समय भारत आया। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन। हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण तरफ सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय कुजुल कंडफिसेस को दिया जाता है। हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण तरफ सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय कुजुल कंडफिसेस को दिया जाता है। ठीक है। भूदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व सातवाहनों के समय मिलता है। किसके समय में? तो सातवाहनों के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछता है कि सबसे पहले भूमिदान जो है किस जो है वंश के समय प्रचलित हुआ? तो सातवाहनों। या फिर किसने शुरू किया? तो सातवाहनों ने। अगला है, महान सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। महान सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था? तो कुषाणों का अधिकार था। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। कुषाणों के समय में राजतंत्र में देवी देव तत्वों का समायोजन किया गया एवं इस वंश के राजा को देवपुत्र कहा गया। कुषाणों के समय में राजतंत्र में देवी तत्वों का समायोजन किया गया एवं इस वंश के राजा को देवपुत्र कहा गया। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसे भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। वसुमित्र द्वारा रचित महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है? महाविभास सूत्र, जो किसके द्वारा रचा गया था? वसुमित्र के द्वारा। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाणों ने अपने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ की। कुषाणों ने अपने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ की। अंग्रेज से पहले ये लोग कर चुके थे। मैत्रेय बुद्ध के नामों में से एक है जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। बुद्ध का नाम ऐसा कौन सा है जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार हो? तो मैत्रेय। कनिष्क द्वारा चलाए गए सिक्कों पर ही सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों के बने होने के संकेत मिले हैं। किसने जो सिक्का चलाया था जिसमें बुद्ध की मूर्तियों के बने होने का संकेत मिला है? तो कनिष्क ने। ठीक है। अब तक बुद्ध की मूर्ति दो रूपों में, या तो खड़ी हुई या तो फिर बैठी हुई मिली है। बुद्ध की अधिक मात्रा में गंधार कला के अंतर्गत बनी। बुद्ध की जो मूर्ति है अधिक मात्रा में गंधार कला के अंतर्गत बनी। ठीक है। मथुरा कला में सबसे कम मूर्तियां अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मिली है। मथुरा काल में सबसे कम मूर्तियां अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मिली है। कुषाणों ने गुप्त स्वर्ण मुद्रा की तुलना में अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की।
कुषाणों ने गुप्त स्वर्ण मुद्राओं की तुलना में अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। दैनिक लेन देन में कुषाण लोग तांबे की मुद्रा का प्रयोग करते थे। किस मुद्रा का? तांबे की। शतमान चांदी के बने सिक्के थे। शतमान सिक्का किसका बना होता था? किस धातु का? तो चांदी का। काकिनी तांबे एवं रागे से निर्मित सिक्के होते थे। काकिनी तांबे और रागे से। कषाणपन 4 धातु से बनता था सिक्का जो है। सोना, चांदी, तांबा, सीसा। किससे किससे बनता था? सोना, चांदी, तांबा, सीसा। उसको कषाणपन कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध दक्षिण के तमिल राज्यों ने स्थापित किया। सर्वप्रथम रोम साम्राज्य के व्यापारिक संबंध दक्षिण के तमिल राज्यों ने स्थापित किया। पतंजलि ने मथुरा में सटका नाम से वस्त्र बनाने के पाए जाने को पतंजलि ने मथुरा में सटका नाम के वस्त्र के पाए जाने को उल्लेख किया है। ठीक है। अगला है भारत में अधिकांश रोमन स्वर्ण सिक्के रोमन सम्राट आगस्टस एवं टाइबेरियस के समय के हैं। भारत में प्राप्त अधिकांश रोमन स्वर्ण सिक्के जो है रोमन सम्राट अगस्टस एवं टाइबेरियस के समय के हैं। रोमनवासी भारतीय मसाले, रत्न, वस्त्र तथा पशु पंछियों में तोता, मोर, लंगूर को पसंद करते थे। रोमनवासी जो है भारतीय मसाले, रत्न, वस्त्र एवं पशु पंछियों में तोता, मोर, लंगूर को पसंद करते थे। अरिकामेडू बंदरगाह को क्या कहा जाता है? पेडोक। इसका वर्णन जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में पेडोक नाम से संबंधित किया गया है। किसको? अरिकामेडू बंदरगाह को। भारत के पश्चिमी तट पर बेरीगाजा बंदरगाह सबसे अधिक प्राचीन एवं बड़े द्वार वाला बंदरगाह है। भारत के पश्चिमी तट पर बेरीगाजा बंदरगाह सबसे अधिक प्राचीन एवं बड़े प्रवेश द्वार वाला बंदरगाह है। ठीक है। राजा रानी वर्ग जिसको लिच्छवी प्रकार का जो मतलब होता था कि मुद्राएं गुप्त काल की प्रथम मुद्राएं हैं। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।